निर्देश प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें एक सही है। किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। समझ आ रहा है कुछ? परीक्षा में 100 प्रश्न पूछा जाएगा और 100 प्रश्न में से कोई भी 50 प्रश्न का जवाब देना है। इससे अधिक का जवाब दोगी तो क्या होगा? चेक नहीं होगा, 50 का ही चेक होगा। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? ठीक है, किसका? जैसे 7/88 का और 13/210 का और 15/1600 का और 17/1110 का। इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाने का जो ट्रिक है वो ये ट्रिक है कि नीचे में जो है, पहले हम पहला करके देखते हैं क्या जी। तो 7/88 को ले लेते हैं और 88 का एलसीएम करते हैं। 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 एक 2, फिर 11 का 11। तो इसका बन जाएगा 7/2 गुने 2 गुने 2 गुने और 11। 1 नहीं लिखना है, तो इसमें 2 और 5 नहीं आया, 2 और 11 आ गया, इसलिए ये अशांत है। ये जो है क्या, ये हाँ, ये शांत नहीं है। हम चेक करते हैं 13/10 को। ठीक है, 210 है, तो 210 का हम पहले यहाँ पे एलसीएम कर लेते हैं। 2 एक 2, 2 पंचे 10, फिर 3 से, जब भी 3 आ गया समझो कि ये 3 से कटेगा, ये 3 दिया ना, और 3 पंचे 15, 5 सत्ते 35, 7 एक 7। मतलब कि इसमें जैसे 3 और 7 आ गया, 2 और 5 के अलावा कुछ अभी आया कि इसके गुणनखंड में, समझो कि ये शांत नहीं है, अशांत है। तो ये भी समझो कि अशांत है, बी भी अशांत है। ठीक है, हम सी को उतारते हैं। सी में क्या है, 15/1600 है। तो 1600 का क्या करेंगे, पहले एलसीएम कर लेते हैं हम। अगर इसके गुणनखंड में 2 और 5 आया तो समझो कि ये 1600। हम 2 से भाग करेंगे तो ये 800 होगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 400 होगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 200 होगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 100 होगा, है ना। फिर 2 से भाग करेंगे तो 50 होगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो 25 होगा, फिर 2 से तो नहीं कटेगा 25, 5 से कटेगा 5, इसमें 2 और 5 आया। इसका मतलब कि सी जो है ये शांत है। 2 और 5 आया, इस गुणनखंड में 2 और 5 आया। कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6 2 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 15/2 के पावर 6 और 1 5। 2 और 5 आया तो इसलिए शांत होगा। 2 5 के अलावा कुछ भी आएगा अशांत होगा। ठीक है, मतलब 2 5 आएगा तो ठीक, हाँ। नहीं तो 2 5 के अलावा कोई भी अंक गुणनखंड में आ जाए, कोई भी दूसरा भी अंक आ जाए, जैसे कि आभाज्य संख्या होता है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और बहुत सी संख्या आगे आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या में 2 और 5 के अलावा कोई भी गुणनखंड आएगा, समझो कि वो अशांत है। 2 5 अगर आ गया गुणनखंड में, ठीक है, तो समझो कि 2 आ जाए या 5 आ जाए या फिर दोनों आ जाए, 2 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए, समझो कि वो शांत है। और 2 5 के अलावा कुछ भी आए गुणनखंड में, समझो कि वो अशांत है। ठीक है, ये जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अप्रमेय संख्या है? √3 यह है ना। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अप्रमेय संख्या है? तो अप्रमेय संख्या तुम लोग जानते हो किसे कहते हैं अप्रमेय संख्या? पहले ये समझो कि प्रमेय संख्या क्या होता है। प्रमेय संख्या उसे कहते हैं जितना भी पूर्णांक है, यदि पूर्णांक को p/q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, तो वो होता है प्रमेय संख्या। पूर्णांक क्या समझ लो, 0 से लेकर के प्लस में गिनती करो, जितना गिनती करना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी है अनंत तक जाएगा ये। और माइनस में इसको जितना भी गिनती करो, -1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 इस तरह से हम गिनती करेंगे। ठीक है, अगर ये संख्या है, अगर प्रमेय संख्या, अगर पूर्णांक है, अपूर्णांक को लिखा गया p/q के रूप में, तो समझो वो प्रमेय संख्या। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, इसमें लिखा हुआ है √36/64। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है √3 और यहाँ पर लिखा गया है -9 /√149। यहाँ पर लिखा गया है √9/81।
तो इन चारों में से कौन संख्या है जो पूर्णांक है? सर रूट के अंदर जो संख्या होती है वो पूर्णांक नहीं होती है। √3 बाहर हो सकता है, रूट से बाहर सकता है √3? नहीं 36/64 बाहर हो सकता है रूट के? बोलो। सर। ये संख्या बाहर हो सकती है। जी 36/64 क्या हो जाएगा? ये बाहर हो जाएगा। कैसे बाहर हो जाएगा मैं दिखाता हूँ। √36 पूरा को लिखेंगे हम, बड़ा रूट देंगे। √36/64 इसको हम बाहर करते हैं। देखो 6 छक्के 36 जी। और 8 अट्ठे 64। दोनों 6 में से एक 6 बाहर होगा, दोनों 8 में से एक बाहर हो गया। ये पी वाई के रूप में हो गया। समझो ये परिमेय संख्या है। हमको इसमें पता करना है कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो अगर हम 81 है ना यहाँ पे 9/81 √100 9/81 इसका भी हम बाहर करेंगे तो ये बाहर हो जाएगा। 9 का हो जाएगा 3 तिया 9 और 81 का हो जाएगा 9 9 81 है ना। तो ये भी बाहर हो सकता है। तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? PY ये भी परिमेय संख्या है। परमिशन ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। -9/49 ये भी परिमेय संख्या। कैसे? ये तो पहले से ही बाहर है, ऊपर वाला नीचे वाला को बाहर कर सकते हैं। 7/49 तो 7 में से एक 7 बाहर हो जाएगा। तो ये बाहर हो सकता है। लेकिन √3 जो है ये बाहर नहीं हो सकता, इसलिए √3 जो है ये अपरिमेय संख्या है। क्या बोले? निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो हम यहाँ पर आंसर बी पे मारेंगे, बी पे टिक आउट करेंगे। बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या होगा? 625 का जब हम एलसीएम करेंगे ना, जब 625 का एलसीएम करेंगे तो 625 में 5 का जो घात होगा वो अधिकतम घात कितना होगा? 3 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 4 होगा? पहले मैं चेक कर लेता हूँ 625 का एलसीएम करके। ठीक है, 625 लिखेंगे और 625 को अगर हम ये करते हैं एलसीएम करते हैं तो किससे कटेगा? प्राइम नंबर से ही केवल लगाना है एलसीएम। प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या 2 से 3 से 5 से 7 से। तो 2 से तो ये कटने वाला है नहीं 625, 3 से भी नहीं कटने वाला है, तो 5 से कटेगा ये पूरा। 5 है कहीं 5, 1 से बचा तो 10 12 हो गया, तो 5 दूनी 10 और फिर ये 2 इसमें 25 हो गया। 5 पंचे 25, फिर 5 से हम इसको लगाएंगे। 5 है कहीं 5, ये 12 हो गया, तो 5 दूनी 10 नहीं होना चाहिए, 5 दूनी 10 होना चाहिए यहाँ पर। फिर 5 से लगाएंगे इसको, तो 5 दूनी 10, 10 घटा 12 में से 2 और ये 5 उतरेगा तो 25, 5 पंचे 25। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 पंचे 25, फिर 5 को लगाएंगे 5 से 5 जब तक नीचे में 1 नहीं आएगा तब तक समझो कि ये अधूरा है। अब यहाँ पे 1 आ गया, समझो ये मेरा 625 का गुणनखंड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे? घात के रूप में, घातांक के रूप में लिखेंगे। 625 बराबर 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। कितना 5 है बताओ? 4 तो 5 के बराबर 4 लिखाएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या था? प्रश्न था यहाँ पर कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या है? तो 3 है या 5 है या 6 है या 4 है? इसका सही आंसर होगा 4 है ना। 5 की यहाँ पे 5 के ऊपर 4 है ना। 5 की घात क्या होगी? या पूछ रहा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या है? तो 4 है। ठीक। किसी भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास मूल जानकारी अवश्य होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं ये तुम जानती हो? पहले ये जानो कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो संख्या किसी से नहीं कटे, खुद के पहाड़ से कटे या फिर 1 से कटे, वही संख्या अभाज्य संख्या होती है। तो इनमें से बताओ कौन सी संख्या है जो अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए 29, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 15। बताओ इनमें से कौन है जो अभाज्य संख्या है? ऐसी संख्या जो खुद के पहाड़ से कटे, किसी के पहाड़ से न कटे, है ना। 29 खुद के पहाड़ से कटेगा, किसी के पहाड़ से नहीं कटेगा। ये 25 ना 5 के पहाड़ से कट जाएगा, इसलिए 25 नहीं है। 10 भी कर सकता है 2 के पहाड़ से, 15 भी कर सकता है 3 के पहाड़ से, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? 29। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है? बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, यानी कि वो परिमेय संख्या है। पहले क्वेश्चन अच्छे समझो। किसी भी प्रश्न को टिक आउट करने से पहले प्रश्न को अच्छे समझना पड़ेगा। देखो सवाल क्या लिखा है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। मतलब कि अपरिमेय संख्या का उल्टा क्या होता है? परिमेय संख्या। तो ये बता रहा है कि इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, ये समझना है।
तो ऑप्शन में दिया गया है ए ऑप्शन में दिया गया है √64/81। यहाँ पर दिया गया है 2√3, यहाँ पर दिया गया है √21/√35, यहाँ पर दिया गया है √3 × √2। अब इन चारों में से बताओ तुम्हें कौन सा संख्या है जो तुम्हें अपरिमेय संख्या लगती है और परिमेय संख्या नहीं है, यानी कि जो तुम्हें परिमेय संख्या लगती है। इनमें से कौन परिमेय संख्या है इन चारों में से, सर बताओ। फिर बोलिए 64/81 इसका सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम √64/81 का अगर हम करते हैं, एलसीएम करते हैं, इसको बाहर करते हैं, इसका बाहर जी है ना, हो जाएगा। आराम से हो जाएगा। तो करते हैं, इसको चेक करते हैं। √64/81, तो यहाँ पर 64 का हो जाएगा 8 × 8 18 64, और 81 का होगा 9 × 9। ठीक है, दोनों 8 में से एक 8 बाहर होगा, दोनों 9 में से एक 9 बाहर होगा। इसलिए ये 8/9 ये पूर्णांक है, रूट के अंदर है ना, ये पूर्णांक है, इसलिए 8/9 क्या हुआ, परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ। जी तो हमको बताना चाहिए कि सवाल क्या कह रहा है। ठीक है, और इसका जवाब क्या होना चाहिए, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, √164/81 होगा। नहीं होगा। ठीक है, जी चलो अब समझते हैं इसको। अगला क्वेश्चन नंबर है 6। 64 के घनमूल के साथ भाग देने का मान क्या होगा। 64 का पहले वर्गमूल करना है। ठीक है, वर्गमूल करने के बाद फिर 64 का घनमूल करना है, और जितना आएगा घनमूल, उस घनमूल से 64 के वर्गमूल को भाग देंगे। जो आंसर होगा कट के भाग लग करके वही सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो चलो हम पहले चेक कर लेते हैं 64 का वर्गमूल कितना होगा और 64 का घनमूल कितना होगा। ठीक है, पहले हम इसको प्लॉट लेते हैं। ध्यान दो, 64 का पहले हम वर्गमूल करेंगे तो ऐसे करेंगे। तो 64 का पहले एलसीएम कर लेते हैं यहाँ पर। 64 का 2 से 32 दूनी 64, 2 से 16 दूनी 32, 2 से 2 8 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकानी 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 2 3 4, कितना 1 2 3 4 5 6, तो इसमें मैंने 4 लिखा है, 5 6। ठीक है, अब इसमें जोड़ा मिलाएंगे, इसका जोड़ा मिला, इसका जोड़ा मिला, 3 का जोड़ा मिला, तो 3 2 बाहर होगा, 1 2 2 2 और तीसरा 2, इसमें से 1 2, इसमें से 1 2 और इसमें से 1 2, तो कितना आया इसका 2 दूनी 4 4 दूनी 8। 64 का वर्गमूल कितना हुआ 8। ठीक है, अब 64 का घनमूल करेंगे। 64 का घनमूल ऐसे करते हैं, इसमें 2 का जोड़ा था और इसमें 3 का जोड़ा मिलेगा। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। 64 का गुणनखंड करें तो कितना 2 आया है, 6 को 2 आया, 1 2 3 4 5 6। घनमूल में 3 ठो का जोड़ा बनाते हैं। ठीक है, 3 को का 3 ठो का एक जोड़ा हो गया और 3 ठो का जोड़ा हुआ, तो हम यहाँ पर निकालेंगे तो कितना होगा, 3 को 2 में से 1 2 बाहर है ना, और इस 3 2 में से 1 2 बाहर, तो कितना होगा 4 होगा। ठीक है, तो हम 8 को 4 से भाग करेंगे, है ना, क्या करेंगे 8 को भाग करना है 4 से, तो 8/4 लिखते हैं, 4 से भाग करेंगे 8 को, 4 दूनी 8, 2 बार में कटा, तो इसका आंसर कितना हुआ 2 हुआ। हमको प्रश्न में क्या पूछा था कि 64 के वर्गमूल का 64 के घनमूल से भाग देने का मान क्या होगा, 64 2 1/2 या 64 के पावर 2/3। इसका सही आंसर क्या हुआ 2। अगला प्रश्न अब हल करते हैं। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखो। निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है, पाई है परिमेय संख्या, या फिर √7 है, या फिर √16/25 है, या फिर 3√3/√2 है। इनमें से कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या का जो सूत्र है पहले वो बताना चाहिए। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो जिसे हम PYQ के रूप में रखते हैं, जो पूर्णांक हो। पूर्णांक उसे कहते हैं जो गिनती संख्या हो, 0 1 2 3 प्लस में हो और 0 -1 -2 -3। लेकिन ये परिमेय संख्या का एक फार्मूला है। क्या है, एक फार्मूला है कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं, परिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या
बराबर प्रमेय संख्या बराबर क्या होता है, पी वाई क्यू के रूप में होता है। ठीक है, अब ये समझो कि प्रमेय संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में होता है वो पी कोई पूर्णांक होना चाहिए। पी क्या होना चाहिए, कोई पूर्णांक। मान लेते हैं हम 1 मान लेते हैं और क्यू के रूप में 2 मान लेते हैं। कुछ भी मान सकते हो, -2 मान सकते हो, -3 मान सकते हो, कुछ भी मान लो, -4/-5 या -4/5 या -5/4, कुछ भी हो। लेकिन क्यू बराबर यहाँ पे लिखिए फॉर्मूला जिसका होता है क्यू बराबर 0 नहीं होता है। नीचे में क्यू का मान नहीं सकता है, 0 नहीं होगा। ठीक है, प्रमेय संख्या 0 भी है। मैं यहाँ पर लिख के दिखा दूँगा साफ साफ। एक लाइन खींचना इसे और बीच में मैं 0 बिठाता हूँ। इधर 1 +1 +2 +3 +4 +5 +6, यानी कि 0 के दाएं तरफ जो पूर्णांक होता है वो प्लस में होता है और 0 के बाएं तरफ जो पूर्णांक होता है वो माइनस में होता है। -1 -2 -3 -4 ऐसे करके। ठीक है, तो इधर की 0 के जो दाएं तरफ की पूर्णांक है वो प्लस में होती है और 0 के बाएं तरफ जो पूर्णांक है वो माइनस में होती है। तो तुम्हें ये समझना है कि प्लस में पूर्णांक हो या माइनस में पूर्णांक हो। ठीक है, प्रमेय संख्या उसे कहते हैं जिसको हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हो और पी और क्यू क्या हो, पूर्णांक हो। यानी कि पी भी पूर्णांक होना चाहिए और क्यू भी पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, और क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ध्यान दो, हम यहाँ पे लिख रहे हैं अच्छे से, प्रमेय संख्या बराबर पी वाई क्यू और क्यू का मान 0 नहीं लिखना है। क्यू का मान 0 नहीं लिखना है, कुछ भी बोलो अपने मन से। हम इसमें से किसी उठा लेते हैं, किसी को भी, -1 उठा लें, +1 उठा लें, +2 को, +3 को, किसी को उठा लें। इसमें से -2 -3 किसी उठा लें और यहाँ पे लिख दें हम। और इसके नीचे में हम इसमें से किसी संख्या को ले लें। 0 के अलावा, देखो क्यू का मान 0 नहीं होता, 0 के अलावा किसी को उठा के यहाँ पर रख देंगे, वो प्रमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। तो इस क्वेश्चन के आधार पर इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्या था, निम्न में कौन सा प्रमेय संख्या है, पाई √7 या फिर √16/25 या फिर 3√3/√2। मेरे हिसाब से इसका सी ऑप्शन सही है। कैसे, √16 और 25 का जब हम ये करेंगे, जब इसका वर्ग करते हैं, वर्गमूल करेंगे 16 का, तो 16 का वर्गमूल क्या होगा, 4 × 16, 2 को 4 में से 4 बाहर होगा। और 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 × 5 = 25 होगा, दोनों 5 में से 1 5 बाहर होगा। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन सही है। कैसे, देखो √16/25 है तो 4 × 4 और बट्टे 5 × 5, दोनों 4 में से 1 4 बाहर हुआ, दोनों 5 में से 1 5 बाहर हुआ। तो ये पी वाई क्यू के रूप में हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए प्रमेय संख्या 4/5। तो इसको रूट में लिख दिया है। तुमको कन्फ्यूज़ नहीं होना कि रूट में है, भले ही रूट में है, लेकिन रूट में इसको बाहर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये प्रमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, √5 एक संख्या है, परिमेय संख्या। ऑप्शन ए में दिया गया प्रमेय संख्या, ऑप्शन बी में अप्रमेय संख्या, ऑप्शन सी में पूर्णांक और ऑप्शन डी में प्राकृत संख्या। बताओ कि √5 एक संख्या है, वो कैसी संख्या, और परिमेय संख्या या अप्रमेय संख्या या पूर्णांक या प्राकृत। पूर्णांक। इसका सही आंसर होगा अप्रमेय संख्या। √5 जो है वो अप्रमेय संख्या इसलिए है क्योंकि पूर्णांक जो यहाँ पर मैंने बनाया है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 जितना भी हम आगे जा सकते हैं। ठीक है, उसमें कहीं पे हमको ना रूट मिलेगा, है ना। 0 के बाएं तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, मतलब कि हम जितना भी बढ़ा सकते हैं उसमें कहीं पे रूट नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है। तो ये पूर्णांक नहीं है, जितनी भी संख्या रूट के अंदर होती है वो पूर्णांक नहीं होती है, जो संख्या रूट के बाहर होती है वही पूर्णांक होती है। ठीक है, तो √5 क्या है, अप्रमेय संख्या। इसका सही आंसर क्या होगा, बी सही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो डिफ़िकल्ट है। आपको प्रश्न, जो भी प्रश्न आपको डिफ़िकल्ट लगे, भारी लगे, उसको छोड़ देना है, उसको नहीं हल करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन, बहुपद y³ - 2y² - √3y + 1y² का घात क्या होगा। ये क्वेश्चन वैसे इजी है, अगर इसको समझा जाए तो बहुत इजी रहेगा। इसमें ध्यान दो कि इसमें दिया गया y³ और देखो यहाँ पे क्या दिया गया y³ और यहाँ पे दिया गया 2y² और फिर यहाँ पर √3y अब +1/2। इसमें से इसमें 4 पद है, 1 2 3 4 पद है। इन चारों पद में से जिसके पद का अधिक घातांक है वही इसका आंसर सही होगा। ठीक है,
इसमें जो ये जो y है शुरू में लिखा है y के ऊपर क्यूब लिखा हुआ है, सबसे अधिक इसका घातांक है। तो सवाल है कि बहुपद y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात क्या होगा। इसका सही आंसर होगा 3, क्योंकि y के ऊपर कितना घात है, हमसे ये पूछा कि क्या घात, ये बहुपद है इसका घात कितना होगा, तो इसका घात क्या होगा 3 होगा। तो इसका सही आंसर सी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक द्विघाती बहुपद के शून्यों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 तथा -15 है, तो बहुपद क्या होगा। समझ आ रहा है क्वेश्चन। शून्यक जो होता है अल्फा प्लस बीटा, जी। अल्फा प्लस बीटा को कहा जाता है योग कहा जाता है। शून्यकों का योग का मतलब हुआ अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया 2 तथा मीन्स और होता है, और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया -15। तो हमें बहुपद का मान पता करना है। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। पहले फार्मूला हम जानेंगे, उसके बाद इसको हल करेंगे। द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है, पहले तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2 दिया गया है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया गया है -15। तो हमें याद होना चाहिए कि द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, फिर कोष्ठक अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो कि ए स्क्वायर यहाँ लिखें, माइनस एक्स की आप एक्स लिखेंगे, और अल्फ़ा प्लस बीटा का जो मान है वो लेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है, 2 लेंगे यहाँ पर, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है -15 है, तो यहाँ पर -15 लेंगे। ठीक है, अब इसको हल करेंगे। यहाँ पर ए स्क्वायर को उतार देना यूँ ही, और यहाँ पर माइनस उतार देना है, एक्स को गुना करना है 2 से, तो कितना होगा 2x, प्लस गुना करेंगे माइनस से तो -15, तो x क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। द्विघात बहुपद का मान कितना हुआ ए स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। हम मिलाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए में ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस 15, ऑप्शन बी में ए स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, और बी आंसर हमारा मैच कर गया, ये बी इसका आंसर सही है, ए स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अब अगला क्वेश्चन हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक क्या होगा। तो इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए पहले हम इसको हल करते हैं। ठीक है, पहले हम उतार लेते हैं ए स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ए स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 2। इसको इस तरीके से हल करेंगे। ये ए स्क्वायर है, इसके पीछे एक छिपा हुआ है, ये कितना ए स्क्वायर है ना, और लास्ट में कितना है 2 है। तो ऐसा इसमें विधि है कि फर्स्ट और लास्ट को गुना करने में कितना होगा, इसके पीछे एक छिपा हुआ है और लास्ट में क्या है 2 है, तो फर्स्ट लास्ट गुना करने में क्या होगा 2 होगा। अब ऐसा कौन सा पहाड़ा है जिसको गुना करने पे 2 आए और उसको जोड़ने पर 3 आए। हाँ, तो हम पहले से उतार देंगे, ए स्क्वायर उतार देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2 को हम 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा, और 2 और 1 हम जोड़ देंगे तो 3 होगा। तो यहाँ पर बड़ी संख्या लिखेंगे 2 प्लस 1, 2 इकाई 2, और 2 और 1 को जोड़ने पे कितना होगा 3, और इसको कोष्ठक के बाहर लिखेंगे x को प्लस 2 ए स्क्वायर, फिर 2 को हम 1 से गुना करेंगे 2x, उसके बाद यहाँ पे तो 1 छिप ही गया, 1 से गुना करेंगे x को तो 1x लिखाएगा ऐसे, इसके पीछे 1 छुपा रहेगा प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर और 2x इन दोनों में से हम देखेंगे कॉमन क्या हो सकता है। पहले इसका हम किनारे में गुणनखंड कर लेते हैं। इसको ए स्क्वायर का मतलब हो गया x गुने x, और 2x का मतलब हो गया 2 गुने x। अब इसमें जो मैच कर रहा है, जैसे कि इसमें का x मैच कर रहा है, तो हम कॉमन लेंगे, दोनों में से x मैच कर रहा है तो x कॉमन ले लिए। इसमें का x मैच कर गया तो इसमें का एक x बच गया, तो x लिख दिए, अब फिर प्लस लिख देना है, और इसमें का x मैच कर गया तो इसमें का 2 बच गया, तो इसमें का 2 बच गया, 2 उतार देंगे, फिर यहाँ पर प्लस चिन्ह देंगे, और यहाँ इसमें से और इसमें से दोनों में से देखेंगे क्या क्या कॉमन आ सकता है। तो x और 2 में कॉमन 1 आ सकता है, क्योंकि हम x को लिखेंगे x गुने 1 और 2 को लिखेंगे 2 गुने 1, दोनों में 1 कॉमन आएगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पर x बच जाएगा और यहाँ पर 2 बच जाएगा। इसका दोनों कोष्ठक बराबर हो गया, समझो कि ये हिसाब सही है। तो दोनों में कोष्ठक में से एक कोष्ठक को कॉमन लेंगे x प्लस 2,
और यहाँ पर x और +1 को एक कोष्ठक में लिखेंगे x + 1। यहाँ ध्यान दो, इसलिए शून्य के बराबर हो जाएगा। यहाँ पर +2 आया तो -2 होगा और यहाँ पे +1 आया तो -1 होगा। कैसे होगा? ऐसे ध्यान दो, x + 2 = 0। हम बाएं पक्ष में 2 है, दाएं पक्ष में लाएंगे 2 को तो -2 होगा। तो इसलिए यहाँ पर +2 यहाँ लिखा था तो शून्य -2 होगा और यहाँ पर x + 1 को -1 में इसी तरह लिखा गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? -2 और -1। देखते हैं इसमें कौन सा आंसर सही है। द्विघात बहुपद a² + 3x + 2 का शून्य होगा। ऑप्शन ए 3,2, ऑप्शन बी -3,2, ऑप्शन सी 3,-2, ऑप्शन डी -1,-2। ये ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन क्या है? सही है, क्योंकि हमको इतनी आया है -2 और -1।